बहुत सरकारें आई, पक्ष विपक्ष बहुत आई, लेकिन दुश्मनता नहीं आई। जिस तरह से शोध की भावना से राजनीति आज हो रहा है, वो भावना कभी नहीं देखी गई। जो वर्तमान स्थिति में एक दूसरे को दुश्मन समझ के कार्य कर रहा है, वो राजनीति का अच्छा रास्ता नहीं, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो समझता हूँ भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी जहाँ भी कहीं होंगे, उनकी आत्मा रो रहा होगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आदरणीय महाबल मिश्रा जी। मिश्रा जी का मेरा सौभाग्य रहा है कि जब से वो निगम पार्षद थे तभी उसी टाइम मैं दिल्ली आया था, और जब सांसद थे तब तक उनका सानिध्य मिलता रहा, आज भी मिल रहा है। अभिभावक के रूप में भी हम जुड़े हुए हैं और राजनीति के बड़े उतार चढ़ाव देखे। आजकल लोगों का जो पोस्टर लगता है राजनीति में, तो नेताओं के नाम के आगे नीचे लिखा जाता है लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय जो भी। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोकप्रियता का असली मतलब था वो मिश्रा जी का था। मिश्रा जी जितने लोकप्रिय लोगों से के बीच थे उस समय, उतने आज भी हैं। तो हम उन्हीं के पास आए हैं। और सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। जब सांसद थे और आपका जब ये समय था, अभी वर्तमान की जो सरकार चल रही है, इस राजनीति का आज का जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें थोड़ा अपना विचार। देखिए, वो राजनीति दिन नहीं रहा। नेहरू के ज़माने से या जो कांग्रेस का ज़माना रहा, वाजपेयी जी का ज़माना, बहुत सरकारें आई, पक्ष विपक्ष बहुत आई, लेकिन दुश्मनता नहीं आई। जिस तरह से शोध की भावना से राजनीति आज हो रहा है, वो भावना कभी नहीं देखी गई। जो वर्तमान स्थिति में एक दूसरे को दुश्मन समझ के कार्य कर रहा है, वो राजनीति का अच्छा रास्ता नहीं, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, आज संवैधानिक दृष्टिकोण से देखिए तो मैं तो समझता हूँ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जहाँ कहीं भी होंगे, जो समाज को प्रजातंत्र देश में मौलिक अधिकार दे गए, समानता का अधिकार दे गए, आज वो विलुप्त हो गया है। और वर्तमान की सरकार संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं कर रहे हैं, बाकी डंडे की जोर पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी जहाँ भी कहीं होंगे, उनकी आत्मा रो रहा होगा। संवैधानिक दृष्टिकोण से सरकार नहीं चल रही है। और आज जिस तरह से विपक्ष तो सवाल उठाएगा, लेकिन पक्ष भी पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहता है। पहली बार देखा गया है विपक्ष का काम है सरकार को खामियां को उजागर करना, लोकहित की बात करना, प्रजातंत्र में जो भी अन्याय हो उसको सामने रखना, और सरकार का काम है उस पर अमल करना और दूर करना। लेकिन सरकार चाहती है जो पार्लियामेंट नहीं चले। तो पहली बार देखा है जो सरकार की इच्छा नहीं है जो पार्लियामेंट चले या कोई बात रखे। तो ऐसी भावना से देश नहीं चलेगा। और भविष्य में जो भी सरकार आएगी, मैं समझता हूँ बदले की भावना से काम करेगी। अब विकास का मुद्दा नहीं रहेगा, नौकरी कैसे लगेगा, उद्योगिक नीति कैसे बने, जो देश मजबूत होगा उस पर चर्चा कभी नहीं होगा। अब तो जो भी सरकार आएगा, पक्ष और विपक्ष की कमियां निकालने की ढूंढेगा और उसको जेल भेजने का काम करेगा, प्रतिशोध की भावना रखेगा। जी, एक नई परिपाटी शुरू हो गई है और ये आने वाले समय के लिए, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने वाला जो सरकार कोई भी आवे, ये तो कोई जरूरी नहीं सब सरकार एक सभी दिन रहेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ जो सरकार आगे आएगा, प्रतिशोध की भावना से सरकार के किए हुए काम की कमियां को निकालने में अपना समय व्यर्थ करेगा। और वही ईडी, सीबीआई ये सब को यूटिलाइज करेगा। तो मैं समझता हूँ जो आज के, आप कोई कहता है कुछ नहीं किया, आज देखिए पत्रकार जगत
जो आप लोग पत्रकार, जब बुरा नहीं मानिएगा, पत्रकार की कलम में ताकत होती थी, उनकी बोली में ताकत होती थी, सरकार की कमियां को उजागर करता था, दुनिया देखता था, सुनता था। आज पत्रकार तो सरकार का गीत गाता है, प्रचार करता है। और आप जिस टीवी को खोलिए तो वो भारत की समरसता को नहीं दिखाता, बल्कि नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो ये भी ठीक नहीं है। तो आने वाला जो हमारा बच्चा होगा, इतिहास बदला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाला पीढ़ी हमारा नफरत में जिएगा। सरकार को कानून बनाना चाहिए, जो भी आदमी गलती करे उसको आप पनिश कीजिए, लेकिन नफरत मत फैलाइए। जी, अभी जैसे राहुल गांधी जी के मामले में देखा गया है कि उनकी जो सदस्यता रद्द हुई और जितनी त्वरित कार्रवाई उनके बंगले को खाली कराने की हुई, अभी इससे पीछे कार्यकाल ख़त्म हुए कितना दिन हो गया गुलाम नबी आज़ाद का, जिसका कई लोगों ने जिक्र किया, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं हो रहा है। और इनका खाली इतनी जल्दी क्यों हो रही है? देखिए, एक जगह मैं परसों एक उद्घाटन करने गया था प्रेस के ऑफिस का, तो उसमें मैंने स्लोगन देखा, सच बोलिए लेकिन दूर से बोलिए। तो आज सच की दुनिया नहीं है। उन्होंने आरोप ये लगाया था, जो जितने देश के बैंक करप्शन हुआ या देश से भागा है, वो मोदी ही क्यों है। किसी जात पर नहीं, व्यक्तिगत वो आरोप था। 2-4 जो मोदी गए थे उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे, व्यक्तिगत। उनका सरनेम मोदी क्यों? हाँ, मोदी ही क्यों है। तो बात है जात और समाज पर किसी पर नहीं कहा। अब लोग कहते हैं जो ये माने विरोध कर रहे हैं जात का ना, ओबीसी को ओबीसी से जोड़ रहे हैं, लेकिन कभी ओबीसी की बात तो उन्होंने किया नहीं। वो तो मोदी सरनेम से बात किया, और मोदी कोई जात है नहीं। आप बताएं, मोदी तो कोई जात है नहीं, सरनेम है। अब मेरा मिश्रा सरनेम है, किसी का सिंह सरनेम है, तो अलग बात है। तो ये बात जो किया है बदले की भावना से, जो सच बोलता है तो सच करवा तो लगता है। तो इसीलिए अब जेपीसी की मांग है, भाई सरकार दूध का धुला हुआ है तो जेपीसी बैठाइए, जेपीसी बैठाइए, दूध का दूध पानी का पानी। इतनी सरकार की जो आज इतनी लोगों के मन में संशय है, जो जेपीसी क्यों नहीं बैठ रहा है, तो लोगों का संशय भी दूर हो जाएगा। आप पर जो आरोप लग रहा है सरकार पर, वो भी दूर हो जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जेपीसी क्यों नहीं? आज देश मांग कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है जो अदानी पर जेपीसी बैठना चाहिए। तो इसमें बुरी बात नहीं है, जेपीसी बैठाइए, दूध का दूध पानी का पानी बैठाइए। ईबीआई, ईडी सब पर जाता है तो वहाँ भी चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री के नाते, देश के सरकार होने के नाते इसको स्पष्ट करना चाहिए कि कोई इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। शंका को दूर कीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप सेना से भी रहे हैं। अभी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का मामला काफ़ी हाईलाइटेड है, और उनका ये कहना है कि जो पुलवामा हमला था उसमें सरकार भी दोषी है। कुछ कहना चाहेंगे? मैं पूर्व फौजी रहा हूँ। निश्चित तौर पर जब भी यूनिट मूव होता है बॉर्डर पर, तो 3 महीना पहले आईबी का रिपोर्ट होता है जो कैसे मूवमेंट कैसे होगा। आईबी रिपोर्ट में क्या था मुझे जानकारी नहीं है, और गवर्नर उस समय उनको जानकारी रहा होगा। लेकिन हम लोग हुसैनी वाला बॉर्डर पर, फिरोजपुर में हुसैनी वाला बॉर्डर पर थे। कभी भी यूनिट मूव करती है तो बहुत सावधानी बरती जाती है, कोई प्राइवेट गाड़ी भी नहीं अंदर आता है। आईबी रिपोर्ट देता है, उसके अनुसार होता है। तो वो एलजी साहब को पता होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि एलजी साहब हो रहे हैं तो उनको जानकारी हो सकता है। लेकिन मेथड ऑफ वर्किंग जो है, जो 3 किलोमीटर दूर तक कोई भी प्राइवेट गाड़ी मूव नहीं करेगा। दूसरी बात, आईबी के रिपोर्ट के आधार पर यूनिट जाती है, तो उसमें कितना कार्य हुआ तो एलजी साहब जो कर रहे हैं वो तो उनको पता होगा, मुझे जानकारी उतनी नहीं है। जी, अभी चुनाव सामने है 2024 का, और तैयारियों में लग गए हैं सारे दल।
आप आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप यहाँ पश्चिमी दिल्ली का नेतृत्व भी करें पार्टी के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार एक विपक्ष जो है वो अलग गोलबंद हो रहा है और नीतीश कुमार आ रहे हैं सामने, क्या सभी लोग एकजुट हो पाएंगे इसमें? देखिए, कोई भी है, नीतीश कुमार जी को मैं बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जो उनका प्रयास सफल हो और विपक्ष एक हो और अच्छी तरह से जनता को इसका लाभ मिले। इसलिए जो भी आगे अग्रसर है विपक्ष एक करने के लिए उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक मेरे लिए आप 24 का कहते हैं वो ऊपर जानता, अभी तक मैं इस पर कोई विचार बनाया नहीं है। जी, तो अभी चलते चलते जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले चुनाव में दिल्ली के लिए भी और लोकसभा के लिए भी? देखिए, जनता उसे वोट करे जो देश में विकास की बात करे, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से, बेरोजगारी दूर है उस पर बात करें, महंगाई कैसे काम होगा उस पर बात करें, और बढ़ती जनसंख्या में 70% युवा है, उस युवा को नौकरी कैसे मिलेगी, उससे औद्योगिक नीति में किस तरह से बढ़ाया जाए। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए वोटर पर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो हमारा आने वाला पीढ़ी, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय हुआ, महंगाई घटाने के लिए क्या उपाय हुआ, इसलिए औद्योगिक नीति का क्या बढ़ा हुआ, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना, इस नीति पर जब फैसला करेगा तब सरकार डरेगी। और नारा पर आप वोट देंगे तो सरकार क्यों डरेगी? तो चेतना होना चाहिए जनता में जो मुझे वोट किस आधार पर करना है, विकास का आधार पर करना है या नारा पर करना है, तो वो तो जनता को तय करना है। जी, अभी एक नाटकीय घटनाक्रम भी हुआ है जो जनसंख्या वाली बात है। चाइना की जनसंख्या 60 लाख कम हुई अचानक और भारत दुनिया में नंबर 1 बन गया है आबादी के लिहाज से। तो इस पे आपका कुछ? देखिए, सरकार का इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देने की बात है। जो हमारा जितना जनसंख्या बढ़ गया, जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो, क्या 8 साल में कभी आपने कोशिश किया? मैं तो धन्यवाद देता हूँ संजय गांधी जी को, जो जिस समय वो लाए थे, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जब आया था तो उस समय कहता बधिया करा रहा है, आज उस समय भगवान का दिया हुआ चीज़ को कटवा रहा है। जो लोग कहते थे आज वो लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। तो आप कानून तो बनाइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए और जिस तरह का जनसंख्या बनाए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, तभी संभव होगा समानता। नहीं तो भुखमरी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आएगी तो देश में जनता तो बौखलाएगी। जी, चलिए, आप ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।